नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वन सेट एकेडमी पर। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज से आपका एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का शुरू होने वाला है। आज का सेशन आपका करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आपका भी एग्जाम है तो एग्जाम देने से पहले इस सेशन को एक बार जरूर पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे आपके 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। साथियों, गरुण शक्ति जो आयोजित किया गया ना, वह किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर बी, भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ, याद रखिएगा। गरुण शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया की थल सेनाओं के बीच होता है। किसके बीच? थल सेनाओं के बीच होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी की बात करें, आपके पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था इंडोनेशिया की राजधानी, तो याद रखेंगे इसकी राजधानी है नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया, याद रखिएगा। यहाँ की मुद्रा है रुपया, इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक और द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है, समुद्र शक्ति। कौन सा? समुद्र शक्ति, याद रखिएगा। समुद्र शक्ति भी इंडोनेशिया और भारत के बीच ही आयोजित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ओशन स्काई 2025 और बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया। यह जो वायु युद्ध अभ्यास है यह किया गया भारत और स्पेन के बीच। किसके बीच? भारत और स्पेन के बीच। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। ऑपरेशन ओशन स्काई यूरोपीय देश स्पेन की वायुसेना द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है। और यहाँ की स्पेन की राजधानी की अगर बात करी जाए तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड यहाँ की राजधानी है, और यहाँ का मुद्रा है यूरो, याद रखिएगा, यूरो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन है, अगला प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति का जो 11वां संस्करण है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। यह मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए, 11वां इसका संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और पड़ोसी देश की सेनाओं के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। कैसा? एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो हर वर्ष किया जाता है। भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली समुद्री जल संधि को क्या कहते हैं? समुद्री जो जल संधि है उसे पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। पाक जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। कितने लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, पाक यानी पाकिस्तान को अलग करने वाला, नहीं, इसको आपको याद रखना है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली समुद्री जल संधि को कहते हैं, समुद्री जल संधि को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना, हैदराबाद। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध दर्शन, शांति और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, इसको आप याद रखेंगे। हैदराबाद को साथियों किस शहर के नाम से जाना जाता है? इसको मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मोतियों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? यह जाना जाता है हैदराबाद को, हैदराबाद को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? आसियान शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यह शिखर सम्मेलन वाला क्वेश्चन आपका यह आयोजित हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, कुआलालंपुर, मलेशिया में यह आयोजित हुआ। आसियान का जो पूरा नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जो आसियान है इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, याद रखिएगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर ही है, और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। क्या मुद्रा है यहाँ की? रिंगिट यहाँ की मुद्रा है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, इसमें भारत को रैंक मिली है 91वीं। ऑप्शन नंबर सी 91वीं, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रतिवर्ष विश्व गैर सरकारी संगठन, एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या नाम है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसी के द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था जो है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में हुई थी और इसका मुख्यालय इस समय वर्तमान में बर्लिन में है। कहाँ? बर्लिन यानी जर्मनी में है। इस सूचकांक में देश में 0 से, यानी सबसे अधिक जो भ्रष्ट रहेगा उसका 0 मिलेगा रेटिंग, और 100 तक पूरी तरह से पारदर्शी पैमाने पर स्कोर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? यह जो है जारी की गई है किस संस्थान के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूएनईपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा यह जारी की गई है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। याद रखिएगा, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर यूएनईपी की बात कर जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। कहाँ पर? केन्या के नैरोबी के केन्या शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसीलिए इसी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आइसलैंड। साथियों, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच जो WEF है, WEF यही जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? WEF, जिसे विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय इस समय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है अभी भी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दी है? परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है। किसको? जलालाबाद, यानी शाहजहांपुर। जलालाबाद साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालाबाद को नाम बदलकर परशुरामपुरी अब किया जाएगा। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत? बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लखपति बिटिया योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। लखपति बिटिया योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश ने लड़कियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है? वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार द्वारा बालिकाओं को उच्च शिक्षा और वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के संविधान 69वें संशोधन 1951 में जो 69वां संशोधन हुआ था, कब? 1991 में जो 69वां संशोधन हुआ था, उससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा दिया गया। NCR का दर्जा दिल्ली को कब दिया गया? 1991 में जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मातृभूमि अर्पण योजना के तहत पहला स्मार्ट विलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसको विकसित किया जा रहा है कहाँ पर? ऊंचा गांव, बुलंदशहर के ऊंचा गांव। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो 22वां संस्करण आयोजित हुआ वह हुआ सिंगापुर में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, सिंगापुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप दुनिया में तैराकी कई खेलों में ये खेला जाता है, जैसे में तैराकी हुआ हमारा, और तैराकी, डाइविंग और वाटर पोलो जैसे जलीय खेलों की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह जलीय खेलों की एक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? आईसीसी महिला T20 विश्व कप, इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड एंड वेल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप की एक प्रमुख वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय ये प्रतियोगिता है वैश्विक रूप से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आईसीसी की स्थापना कब हुई थी साथियों? कल के सेशन में हमने आपको बताया था कि 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है। कल वाले सेशन को अगर आपने नहीं देखा उसको भी ज़रूर देखिएगा साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 यह खिताब जीतने वाली मोनिका विश्वकर्मा का संबंध किस राज्य से है? मोनिका विश्वकर्मा का जो संबंध है वो राजस्थान से है। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने वाली मोनिका विश्वकर्मा मूल रूप से भारत के राजस्थान में निवासी है। कहाँ की है? राजस्थान की निवासी है। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात कर जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका जो है पूरा क्षेत्रफल है, इसको आप याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है, जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों यह किताब को जीता है जर्मनी ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी जर्मनी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जर्मनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा आयोजित पुरुष जूनियर विश्व कप अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शीर्ष प्रतियोगिता है। अंडर 21 आयु वर्ग के खिलाड़ियों की यह शीर्ष प्रतियोगिता है। FIH की स्थापना कब हुई थी? FIH की स्थापना, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। याद रखिएगा 1924 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लुसाने में। अगला प्रश्न देखेंगे। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया वाराणसी में साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में इसका जो है आयोजन किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में समान पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? समान पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा मिला। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आपके ऑप्शन से मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, हरदोई। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैनपुरी। कहाँ पर? मैनपुरी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में स्थित है, जो मुख्य रूप से सारस क्रेन, किसके लिए? सारस क्रेन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। सारस क्रेन के संरक्षण के लिए जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संरक्षण की संधि है, जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्थापित हुई थी। ईरान के रामसर शहर में स्थापित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग कहाँ लॉन्च किया गया है? साइकिलिंग लीग फ्रेंचाइजी आधारित या कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में साथियों। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 इसका दूसरा संस्करण हुआ कहाँ पर? दीव में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए दीव, गोगला बीच, दीव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स भारत में समुद्र तटीय खेलों जैसे बीच वॉलीबॉल, बीच सॉकर को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नया रूप द्वितीय विकसित भारत युवा नेता संवाद, यह कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? द्वितीय विकसित भारत युवा नेता संवाद, यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जाएगा नई दिल्ली में। साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उत्कर्ष 2029 क्या है? यह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्यम अवधि का रणनीतिक ढांचा। ऑप्शन नंबर बी, मध्यम अवधि का रणनीतिक ढांचा है यह। उत्कर्ष 2029 भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग प्रणाली के नियमन, सुपरविजन और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की पंचवर्षीय योजना है। अगर बात कर जाए आरबीआई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल कब? 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1 जनवरी 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, दीपावली को हाल ही में किस वैश्विक संगठन की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए साथियों, यूनेस्को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? यूनेस्को इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशन मित्र जो इसरो और भारतीय वायुसेना का एनालॉग मिशन है, किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? साथियों यह किस क्षेत्र में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह आयोजित हुआ लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख को वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन नियम के तहत एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जिसकी राजधानी लेह है। इसको आप याद रखिएगा। जो हमारा इसरो है, याद रखिएगा, इसरो जो है इसकी स्थापना 15 अगस्त को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसको आप याद रखिएगा। साथियों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या आईटी हब के रूप में जाना जाता है। आईटी हब के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? साथियों वर्ष 2025 में जो मिस वर्ल्ड है इसका खिताब जीता है ओपल सुचाता छुंगस्त्री ने। क्या? ओपल सुचाता छुंगस्त्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? थाईलैंड की जो है यह निवासी हैं। और अगर बात करें आधिकारिक राजधानी, थाईलैंड की आधिकारिक राजधानी है बैंकॉक। कहाँ है? बैंकॉक यहाँ की आधिकारिक राजधानी है। और बाहत यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? थाईलैंड की बाहत मुद्रा है। याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1951 से हुई थी। कब से हुई थी? 1951 से यह हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2025 में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? इसमें पहले स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी एंड फैमिली। ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी एंड फैमिली। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा? द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म। इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, शशि थरूर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शशि थरूर जो है उनको प्रसिद्ध साहित्य कृति एन एरा ऑफ डार्कनेस, यह जो पुस्तक है इसके लिए इन्हें 2019 में, कब? 2019 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्हें 2019 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से शुरू की गई है? इसको शुरू किया गया किस नाम से? सक्षम नाम से।
ऑप्शन नंबर ए सक्षम नाम से इसको शुरू किया गया है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न का अवार्ड किसे मरणोपरांत प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया? मरणोपरांत प्रदान किया गया राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? इसका सही आंसर प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन नंबर डी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यह थे ना प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, भारत के एक अत्यंत विख्यात खगोलविद थे, खगोल भौतिकविद और ब्रह्मांड विज्ञान के विशेषज्ञ थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चारागाह वर्ष 2026 को, किसको? वर्ष 2026 को। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दूसरा स्थान किसे मिला है? इसमें दूसरा स्थान जो है वह किसे मिला है? तो यह मिला है जबलपुर को। ऑप्शन नंबर ए जबलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण देश के शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को आधिकारिक मूल्यांकन है। जबलपुर है जो है मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन हिम सेतु जो चला वह सिक्किम में चला साथियों। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्य है जिसकी प्रांतीय राजधानी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक इसकी प्रांतीय राजधानी है और 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। यह जो है नेपाल, याद रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ यह एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम को वर्ष 1975 में 36वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसी के माध्यम से पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन नंबर सी साथियों पीवी सिंधु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर अस्मिता एथलेटिक्स लीग की घोषणा किसके द्वारा की गई? इस लीग की घोषणा करी गई किसके द्वारा? केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। प्रतिवर्ष 8 मार्च को, कब? 8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, कैलामारिया मिजोरिनिन्स नामक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? इसको खोजा गया है मिजोरम में। याद रखिएगा मिजोरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बिना जहर वाले बेहद छोटे आकार के सांप की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है जो मिजोरम के घने जंगलों में खोजी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता की प्रथम उपविजेता कौन रही? प्रथम उपविजेता जो रही वह तान्या शर्मा रही। ऑप्शन नंबर डी तान्या शर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तान्या शर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रनर अप का स्थान हासिल किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में गोमती नदी के तट पर नवनिर्मित 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी की किस जयंती पर किया गया? इसका जो आयोजन किया गया 101वीं जयंती पर। ऑप्शन नंबर बी 101 जयंती पर। इसको आप याद रखिएगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के तट पर 65 एकड़ में निर्मित एक भव्य और आधुनिक राष्ट्र भक्ति स्मारक परिसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में पीएम सेतु योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह की गई है कहां पर? ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। साथियों कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का कौन सा नगर निगम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम बना? इसका सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। कौन? गाजियाबाद नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यटन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए वर्ष 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार कितने घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं? कितने घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हैं? तो ये आए हैं 65 करोड़। कितने? 65 करोड़। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह जो है इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नंबर 1 राज्य बना है। नंबर 1 राज्य बना है। श्री काशी विश्वनाथ धाम जो कि वाराणसी में, कहाँ पर है? वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम है। भव्य राम मंदिर, अयोध्या और पावन त्रिवेणी संगम प्रयागराज, इसी के कारण राज्य के पर्यटन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का कितना प्रतिशत रखा गया है? यह रखा गया है 19.5%। 19.5% यानी 1,77,744 करोड़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला समर्पित ग्लास म्यूजियम उत्तर प्रदेश में कहाँ विकसित किया जा रहा है? पहला ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है कहाँ पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुहाग नगरी या चूड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यह कांच उद्योग का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। कांच उद्योग का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटक क्रमशः किन 2 राज्यों में सबसे अधिक संख्या में आए हैं? किन 2 राज्यों में? आंध्र प्रदेश और बिहार में। आंध्र प्रदेश और बिहार में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है। लखनऊ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में स्थापित 3 महापुरुषों की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 3 महापुरुषों के ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 65 फीट। ऑप्शन नंबर ए 65 फीट साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है? राजकोषीय घाटा जो रखा गया है वह कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3%। कितना? लगभग 3%। अगला प्रश्न है। 24 जनवरी 2026 को मनाए गए 77वें उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की मुख्य थीम क्या थी? इसकी मुख्य थीम थी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश इसका मुख्य थीम था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को साथियों उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन किन 2 देशों से दर्ज किया गया? सर्वाधिक आगमन जो दर्ज किया गया थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया से सबसे अधिक दर्ज किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्मारक और संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित करने की घोषणा करी गई? इसकी घोषणा करी गई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। कहाँ पर? आगरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और जलापूर्ति योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए आवंटित की गई है 22,676 करोड़। ऑप्शन नंबर डी 22,676 करोड़ साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले एआई आधारित राज्य विश्वविद्यालय विकास के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है? पायलट प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसका नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालिया ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर के हवाई अड्डों में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने देश में 7वां और राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बरेली हवाई अड्डा। बरेली हवाई अड्डा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बरेली शहर को उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से बांस बरेली के नाम से जाना जाता है। बांस बरेली के नाम से सुरमा नगरी, इसको सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है और इसे झुमका सिटी भी कहा जाता है, झुमका सिटी भी कहा जाता है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।